आज हम एक नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जो व्यक्तित्व से परिचित नहीं। साधारण बोलचाल की भाषा में हमेशा व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी चीज को रूपांतरण को ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की पर्सनालिटी इस प्रकार है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ये सब सारी चीजें हम लोग प्राय कहते हुए सुनते हैं। परंतु जहां तक मनोविज्ञान का संबंध है, ये परिभाषा व्यक्तित्व की अच्छी नहीं है। हम सभी लोग व्यक्तित्व के केवल एक पक्ष को स्वीकार करते हैं और उसी को पर्सनालिटी या व्यक्तित्व मान लेते हैं। केवल आउटवर्ड पे, बाह्य, जैसे उसका बहुत बढ़िया, उसके बाल बहुत अच्छे कंघी किए हुए हैं, उसका चेहरा अच्छा है, गोरा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, इन सब, उसका पहनावा अच्छा है, वो सूटेड बूटेड, ये सब सारी चीजें ऊपर से देख करके हम व्यक्तित्व का संकीर्ण अर्थ लगाते हैं, जबकि ये व्यक्तित्व का एक पक्षीय अर्थ है और ये व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? व्यक्तित्व कैसे किसी की पर्सनालिटी को जज करेंगे आप? व्यक्तित्व को कैसे आप मापन करेंगे, कैसे परखेंगे? इन सब का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा। आज जो हम पढ़ना है वह है उसका प्रश्न जो बनता है वह है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? और अगर किसी के व्यक्तित्व का मापन करना हो तो आप व्यक्तित्व का मापन कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा करते हैं? बच्चों, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की वह विशेषता है जो उसके पूरे होने का बोध करा देता है। या आप किस तरह के व्यक्ति हैं आती हैं। कभी हम कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है, उसका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है। ये संकीर्ण अर्थ केवल शारीरिक संरचना, शारीरिक सौष्ठव के आधार पर अभी तक लोग करते हैं। अगर कोई मृदुभाषी है, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, चरित्र अच्छा है, तो इन सब के आधार पर हम कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। परंतु ये व्यक्तित्व की परिभाषा को पूर्ण नहीं करते। निसंदेह ये सारे गुण जो हम आप अभी ऊपर चर्चा किए हैं, ये अच्छे हैं। किसी अच्छे व्यक्तित्व, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लक्षण कहे जा सकते हैं, किंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू है। हम पहले कह रहे हैं कि ये केवल बाह्य पहलू है, जिसके आधार पर, पहनावे के आधार पर, कंघी के आधार पर, मृदुभाषी होने के आधार पर, उसका स्वभाव अच्छा है, बोलचाल की भाषा, एडजस्टमेंट, ये सब जो है व्यवहार की, व्यक्तित्व के एक पक्षी पहलू है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या मनोवैज्ञानिक पैटर्न में अगर आप कहें तो ये व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं है। उदाहरण के लिए, स्टेशन पर आप बैठे हुए हैं, आपका सहयात्री बहुत बढ़िया सूटेड बूटेड, बढ़िया अटैची लेकर के बैठा हुआ है और आपको कोई काम लग गया, मान लीजिए बिस्कुट लेना है, चाय लेना है, या लेबोरेटरी में जाना है। लेबोरेटरी में जाते समय आपने अपने पूरे सामान को उसे भद्र पुरुष मानकर, अच्छे व्यक्तित्व वाला मान करके आपने उसके भरोसे कर दिया, और जैसे ही आप वापस लौट कर आ रहे हैं, पता लगा न आपका सामान है
और नहीं हुआ, अच्छे व्यक्तित्व जिसको आप मान करके गए थे वो व्यक्ति ही दिखलाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि कपड़े किसी के व्यक्तित्व के परिचायक नहीं होते। महात्मा गांधी को उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जो धोती पहनते थे, राष्ट्रपिता वही आधी ओढ़ लेते थे, आधी पहन लेते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका पहनावा अच्छा नहीं था तो उनका व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं। आपने सॉक्रेटिस को पढ़ा होगा। सॉक्रेटिस जो आज अगली बड़ा भद्दा था, उसकी नाक जो है टेढ़ी थी, आंखें अच्छी नहीं थी, उसका चेहरा अच्छा नहीं था, बड़ा कुरूप था वो। लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है केवल इसी के आधार पर लगाया जाता तो आज वो महान दार्शनिकों की गणना में नहीं आ पाता। तो अंततः हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल किसी के वेशभूषा, बाहरी आडंबर को देख करके आप उसके व्यक्तित्व के विषय में अगर आप पूर्ण अंदाजा लगा लें कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो ये बेईमानी होगी। इसमें आप जो है धोखा खा सकते हैं व्यक्तित्व का सही आकलन करने में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का पूर्ण अर्थ जो होता है वो केवल बाह्य गुणों का ही नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का ही भी संमिश्रण होता है। सब दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यवहार का दर्पण है। इसका व्यवहार किस प्रकार का है या ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही पता लगता है। आगे हम जब विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण समझेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व का व्यापक अर्थ क्या होता है। आपके सामने कोई आदमी आवे, आपसे दंड प्रणाम करे, आपके साथ घुल मिल जाए और उसके बाद आपका मर्डर कर दे, तो जिस समय वो आया, आपकी आवभगत किया, आपसे रैपट स्थापित किया, आपको बड़ा सम्मान किया और 2 ही मिनट में आपको वो जो है गोली मार दे, आपकी ही लीला समाप्त कर दे, आपको खंजरों से घायल कर दे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि केवल ऊपर से आप किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाएंगे तो निश्चित है कि आप जो है व्यक्तित्व का सही परिभाषा नहीं लगा पाएंगे। अगर शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करना हो तो व्यक्तित्व 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी, हिंदी में व्यक्तित्व, अंग्रेजी में पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिला, पर्सोना से मिलकर के बना हुआ। लैटिन भाषा के पर्सोना का शाब्दिक अर्थ पर्सनालिटी का व्यक्तित्व। पर्सोना का अर्थ होता है वेशभूषा। वेशभूषा का मतलब होता है मुखौटा। आप रामलीलाओं में जो अभिनय करने वाले पात्र हैं उनको आप देखते होंगे, कोई हिरण बना हुआ है, कोई हनुमान बना हुआ है, कोई राजा बना हुआ है। दशरथ को आपने देखा है मुकुट लगा लिए हैं, जामवंत बने हुए हैं तो मुखौटा लगा लिए, हनुमान जी मुखौटा। तो अभिनय करने वाले जो पात्र होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा बनाते हैं, उसी को पर्सनालिटी कहा जाता के लिए प्रयोग किया जाता है। नाटक करते समय नाटक पात्रों को पहन करके पहचान के लिए इसका प्रयोग करते थे और उसी से पता चलता था कि ये राजा हैं, ये उनके प्रजा हैं, ये उनके मंत्री हैं, ये वो हैं। आरंभे इस शब्द का प्रयोग बाह्य वातावरण के लिए ही किया गया और जो एकमात्र संकेत है कि व्यक्तित्व जो है केवल बाह्य गुणों के लिए ही प्रयुक्त होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी पहचान या चाहे वस्त्रों द्वारा हो, चाहे उसके व्यवहार द्वारा हो, चाहे उसके चेहरे द्वारा हो, चाहे उसके माने स्वभाव द्वारा हो, यही व्यक्तित्व का अर्थ होता है। लेकिन जब आप विद्वानों की परिभाषाएं सुनेंगे, विभिन्न दृष्टिकोण आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्तित्व केवल बाह्य जगत या उसके बाह्य स्वरूप या बाह्य आडंबर से नहीं
विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। मनोवैज्ञानिक डेसिल ने लिखा है, आप परिभाषा देख लीजिए। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। संगठित व्यवहार क्या है? आप जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वो आपको केवल बाहरी शरीर थोड़ी उसमें मदद करती है, बल्कि आपके आंतरिक अवयव भी कुछ न कुछ मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि संगठित व्यवहार का सबसे अच्छी परिभाषा मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन करता है। मनोशारीरिक आपके मन से डायनामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गत्यात्मक संगठन है। आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियों का योग होता है। रिसीवर डिसीवर जो आप पढ़े हैं आपको ज्ञान होगा। ज्ञानेंद्रियां 5 उनके द्वारा हमारा माने ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा हम व्यवहार करते हैं। तो बाहर से जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमको दिखलाई पड़ता है, उसमें पीछे की भी शक्तियों का उतना ही संगठन होता है, उतना ही जो है सहयोग होता है जितना बाहर से आप देखते हैं। तो इसलिए अल्पोर्ट कहते हैं कि मनो और शारीरिक गुणों का, आपके मानसिक गुण क्या है, आपके शारीरिक गुण क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों गुणों का, दोनों विशेषताओं का एक अनूठा सम्मिश्रण व्यक्तित्व कहा जाता है। तीसरी परिभाषा मन कहते हैं व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के आधार पर हम व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करते हैं। तो तमाम परिभाषाओं को अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है आंतरिक गुणों का, यहाँ एक शब्द उभर के आया है कि मनोशारीरिक, और उसमें आया हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं, एक बाह्य पहलू और एक आंतरिक पहलू। अगर आप कभी भी व्यक्तित्व की पूर्ण परिभाषा आपको देना है तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में यही कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर उसके बाह्य आंतरिक गुण क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं, और ऊपर से वो किस तरह के लगते हैं देखने में, उनके देखने का परसेप्शन कैसा है। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रण ही व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व का ब्रॉड परिचय है। यही को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। केवल ऊपर से ही पहनावे के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की भविष्यवाणी करना या उसका अंदाजा लगाना, ये जो है व्यक्तित्व की आंशिक परिभाषा होगी, एक पक्षी परिभाषा होगी, और आप जो है उसके विषय में गलत निर्णय लेंगे। आपके जितने भी लोग खड़े हुए हैं आपके सामने, आपके मित्र हों या आपसे परिचित हो, न भी परिचित हो, देखने में भद्र लग रहे हैं, आपने अंदाजा लगा लिया, लेकिन हमने पूर्व में कहा अगर 2 मिनट में ही उनके बिहेवियर, जो आंतरिक उनकी मानसिकताएं क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, इन सब का पता चल जाए तो आप उनके व्यक्तित्व के विषय। बकुला और हंस दोनों जो है सफेद रंग के, आप देखने में तो अच्छा लगते हैं, लेकिन जब बकुला जो है मछली पकड़ने लगता है, उसके आंतरिक रुचियां, दृष्टिकोण, उनके आंतरिक गुण जब आपको दिखलाई पड़ते हैं तो आपको उनसे घृणा होने लगती है। मंदिर में पूजा करने वाले तमाम पुजारियों के विषय में आपने देखा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप जिनके व्यक्तित्व को हम लोग प्रणाम करते थे, उनका व्यक्तित्व मान करके उनको हम सादर नमन करते थे, जब उनके आंतरिक गुणों, उनकी रुचियों, उनकी विशेषताओं के विषय में हमको पता चला तो हम उनको थू थू करने लगे, उनको धिक्कारने लगे। तो ये अधूरे व्यक्तित्व की परिभाषा के आधार पर अगर आप किसी के व्यक्तित्व को फाइनलाइज कर देते हैं, अंतिम मान लेते हैं, निर्णित कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आपको धोखा खाना पड़ेगा। अतः संपूर्ण डायनामिक एसोसिएशन, गत्यात्मक संगठन, उन्होंने कहा कि जो हमारे मूवमेंट में रहता है,
हमने गांधी जी का उदाहरण दिया, अरस्तु का उदाहरण। तो ये सारी पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द तो बहुतायत प्रयोग होता है, व्यक्तित्व तो कम ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन पढ़े अनपढ़ लोग भी पर्सनालिटी शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई आदमी मोटा ताजा है, ठीक है, बहुत अच्छा पहना करके उसको खड़ा कर दिया गया है, और उसके बाद जब कहा गया कि तो मानसिक रूप से पागल है, तो उसके व्यक्तित्व को आप कैसा कहेंगे? अच्छा कहेंगे? तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार वातावरण में अपने को समायोजित करता है। समायोजन उसके गुणों के कारण संगठन की भिन्नता से प्रभावित होता है। सभी लोग, हम किसी सोसाइटी में अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे साथ रहने वाला अगला व्यक्ति भी उस सोसाइटी में एडजस्ट कर ले। तो ये हमारी आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों का सम्मिश्रण जो है, यही व्यक्तित्व है। ये आपका हुआ व्यक्तित्व की परिभाषा और उसका अर्थ। तो दूसरा जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, परिभाषाओं के अगर मद्देनजर आप रखिए तो जितने भी विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं और हम आप जो चर्चा के दौरान निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्मिलित व्यवहार, बाह्य और आंतरिक, एक संगठनात्मक व्यवहार जो हम करते हैं, समग्र गुण उसमें शामिल होते हैं, वही व्यक्ति। जो भी व्यवहार आप करते हैं उनमें आपके गुणों का जो है दर्शन होने लगता है, या आप में कौन कौन से गुण हैं। और ये सम्मिलित गुण व्यक्तित्व का देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। किसी विशेष समय में, परिस्थिति में देख करके व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को एक बार में समझना बड़ा मुश्किल है। कोई देश काल परिस्थितियां रही होंगी कि आप एकदम सीधे बन गए, हाथ जोड़ने लगे, और यही व्यक्तित्व आपका, वही गुण जो आपका दंडवत करने का था, कल देश काल परिस्थितियां बदली, वातावरण बदला, पता लगा कि आप आक्रामक हो गए। तो एक बार में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही निर्णय कर देना, निष्कर्ष पर पहुंच जाना, ये जरूरी नहीं। इसीलिए हम एक बार में व्यक्तित्व का निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का संगठन है और मनोशारीरिक दशाएं हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की है कि अगर आप पर्यावरण से समायोजन करते हैं तो उसमें जो है संगठित व्यक्तित्व आवश्यक हो जाता है। संगठित व्यक्तित्व क्या है? बोध, संवेग, इच्छा, संकल्प आदि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वे उसमें समाहित होती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको हम शीर्षकों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आत्मचेतना। आत्मचेतना व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। यही आत्मचेतना एक ऐसी व्यक्तित्व की विशेषता है जो समस्त 84 लाख जीवों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है, और केवल मनुष्य की ही व्यक्तित्व की गणना की जा सकती है। 84 लाख जीवों में केवल आत्मचेतना के कारण सभी जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है। उसमें फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज समाहित हैं। इसलिए मानव को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, तभी उसकी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, अच्छे व्यक्तित्व या संतुलित व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है। तीसरा है सामाजिकता।
देखिए, समाज से अलग रह करके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की और साथ ही साथ उस मानव की कोई कल्पना जो है संभव नहीं है, क्योंकि आप समाज में नहीं रहेंगे, समाज से विरत रहेंगे, तब तो आप का कोई न तो मनोशारीरिक गुण जो आपके अंतर्गत हैं उनमें न किसी प्रकार का विकास होगा और न ही आप समायोजन कर सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है आपके व्यक्तित्व का हो गया अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शारीरिक सामाजिकता से पृथक होकर के आत्मचेतना का विकास, मानसिक और शारीरिक विकास, ये सब जो विकास है वो समाज में रह करके ही किए जा सकते हैं। संगठित व्यक्तित्व को अपनाना है तो निश्चित है कि आपको आपके अंदर सामाजिकता होनी चाहिए, आपको समाज से संबंध बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है समायोजनशीलता। इंटीग्रेट संगठित व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी है कि उसमें जो है बाह्य वातावरण से नहीं बल्कि स्वयं से भी समायोजन स्थापित करना होता है। कहा गया है कि जिसने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया तो समझिए कई हजार शत्रुओं को उसने पराजित कर दिया। अगर आप अपने आंतरिक जीवन से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते तो निश्चित है कि आपको बाह्य जगत में भी समायोजन स्थापित करने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः समायोजनशीलता व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर अगर कठोर संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प आपने नहीं किया है, तो निश्चित है कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है कि आप जो है घबराइए मत, कठिनाइयां कितनी भी आपके राह में आवे लेकिन आप उन कठिनाइयों से निर्भीक होकर के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें। निश्चित है कि आपको जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति प्रारब्धतेन खलु विघ्नः निश्चयी। अगर आप जो है आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, अगर आपका इरादा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है तो इसी सुदृढ़ता के आधार पर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह किसी भी व्यक्तित्व की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही अद्वितीय विशेषता है। लास्ट है उद्देश्य पूर्णता। संगठित व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे वो हवा में तीर मारने वाली बात न हो, हवाई न हो। उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा जो है उस उद्देश्य की पूर्णता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और एक और देख लीजिए, विकास की निरंतरता। मनोवैज्ञानिक गैरिसन कहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो निरंतर निर्माण की गति या निर्माण की क्रिया में न लगा हो। दुनिया में सभी व्यक्ति जो है कुछ न कुछ निर्माण किया करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं। अभी ये कार्य की प्रकृति ये अलग हो सकती है, वो अलग विषय है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बुरा, उनकी जो है निर्माण की गति की निर्माण की प्रकृति क्या है। तो व्यक्ति कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता रहता है। जो अच्छे विचार वाले हैं कभी बुरे हो सकते हैं, जो बुरे विचार वाले हैं उसमें अंगुलीमाला वाल्मीकि बुरे विचार वाले थे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी आई, उनका व्यक्तित्व खूंखार क्रूरल था, लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी आई उनके व्यक्तित्व में अद्वितीय सुधार हो गया। तो विकास की निरंतरता, जैसे जैसे व्यक्तित्व के स्वरूप में जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगते हैं, उसके जो है शैशवावस्था में जीवन, और ये विकास जो है ये। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि व्यक्तित्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसमें ये
माने चीज और आपको जोड़ना पड़ेगा, प्रश्न का एक अंग और बनाना पड़ेगा कि व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से। तो हम इस पे कल व्यक्तित्व के शील गुणों पर चर्चा करेंगे और व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, आप किसी के व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जिसके आधार पर आप जो है व्यक्तित्व का मापन करेंगे, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। स्टे होम, बी सेफ।